सीरिया में 2011 वाला दौर एक बार फिर से वापस आ चुका है। 2011 में भी बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ था, लेकिन उस वक्त अपनी सेना के जरिए बशर अल असद, जो इस वक्त सीरिया के राष्ट्रपति हैं, अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे और फिर तब से लेकर अब तक सीरिया के अंदर राष्ट्रपति बने हुए थे। कुछ ऐसा ही दौर एक बार फिर से सीरिया के अंदर आ चुका है और शायद इस बार बशर अल असद अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार सीरिया के साथ यह आतंकी संगठन ही नहीं है, ये विद्रोही ही नहीं है, उनके खिलाफ इजराइल और तुर्की जैसे देश भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ा रोल इसमें तुर्की का है। लगातार मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी दे रहा हूं। इस पूरे मामले पर आज तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है सीरिया के अंदर, इसके जिम्मेदार बशर अल असद हैं। एर्दोगान ने कहा कि हमने बशर अल असद से हाथ मिलाने की कोशिश की, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। एर्दोगान सीरिया के अंदर अपनी सेना को तैनात करना चाहते हैं, सीरिया के कुछ जगहों पर अपना कब्जा भी जमाना चाहते हैं, क्योंकि वहां से कुर्दिश लोगों के ऊपर हमले करने में उनको बहुत आसानी होगी। और भी कुछ मामले हैं तुर्की और सीरिया के। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान बशर अल असद से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। और अब तुर्की इजराइल के साथ मिलकर वहां पर क्या कुछ कर रहा है आपके सामने है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा, इदलिब, हमा और होम्स, सीरिया के ये बड़े इलाके, यहां पर जो विद्रोही हैं वो कब्जा कर चुके हैं और अब वो दमिश्क की तरफ बढ़ेंगे और बहुत जल्द दमिश्क भी उनके कब्जे में होगा, सीरिया की राजधानी दमिश्क। यह बात रजब तैयब एर्दोगान ने खुलकर कही है कि सीरिया की सेना नहीं बचा पाएगी, दमिश्क भी बहुत जल्द कब्जे में होगा। क्या कर रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान, आप लोग देख रहे हैं। जब तुर्की के ये आतंकी, जिसको कहा जा रहा है, जिसको विद्रोही भी कहा जा रहा है, जिहादी भी कहा जा रहा है, अपनी अपनी भाषा में लोग इनको अलग अलग तरीके से मान रहे हैं, ये लोग जब तुर्की के अंदर ट्रेनिंग लेकर तुर्की के समर्थन से एक देश की सत्ता पलट सकते हैं, तो जरा सोचिएगा ये लोग और तुर्की की खुद सेना इजराइल के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती है, गाजा के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है, फिलिस्तीन को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। तुर्की के पास ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन तुर्की अपनी ताकत इजराइल में नहीं दिखाता है। यह खबरें आ रही हैं बहुत सारी, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है। बहुत जल्द आप यह खबर सुनेंगे कि तुर्की और इजराइल सीरिया के अंदर मिलकर इन विद्रोहियों के साथ सरकार चला रहे हैं। बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह इतना खतरनाक भड़का है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है और इजराइल के चैनल्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि रूस भी अब बहुत जल्द सीरिया छोड़कर भागने वाला है। कई सारे सैन्य ठिकानों पर इन विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और जो टैंक बड़े बड़े वहां पर खड़े हुए थे उनको भी अपने कब्जे में कर लिया है। जिस तरीके से खबरें तालिबान से आई थी, तालिबान में सत्ता परिवर्तन हुआ था, इसी तरीके की कुछ खबरें वहां पर भी आ रही हैं। सैन्य ठिकानों पर कब्जे हो रहे हैं, शहरों पर कब्जे हो रहे हैं और एर्दोगान और नेतन्याहू और अमेरिका आराम से बैठकर मजे ले रहे हैं। ईरान ने पेशकश की थी सीरिया की सरकार से कि देखिए, अगर आपको जरूरत है तो हम 2 अपनी स्पेशल ब्रिगेड आपके देश भेजकर आपकी मदद कर सकते हैं, हम अपनी सेना को स्पेशल 2 ब्रिगेड को आपके यहां पर उतार सकते हैं। लेकिन सीरिया की सरकार ने ईरान से मना कर दिया कि नहीं, आप अपनी सेना यहां पर मत भेजो। सीरिया की सरकार ने कहा कि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर इजराइल खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। इजराइल के अभी ये आतंकी हमसे लड़ रहे हैं, फिर इजराइल अपनी सेना को भी यहां पर भेज देगा कि जब ईरान पहुंच रहा है तो हम भी यहां पर पहुंचेंगे, जिससे हमें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सीरिया की सेना ने दावा किया कि हमने तकरीबन 2500 आतंकियों को एक हफ्ते के अंदर रूस की सेना के साथ मिलकर मार दिया है। उधर नेतन्याहू ने भी ईरान को धमकी दे दी है कि अगर आपने हथियार भेजे सीरिया के अंदर तो हम उन हथियारों पर हमला करेंगे, आप सीरिया के अंदर जाने की कोशिश ना करें। तो ये सब ड्रामेबाजी सीरिया के अंदर चल रही है और मुखिया हैं इसके अमेरिका वाले,
इजराइल और एर्दोगान। सीरिया के अंदर ये जो विद्रोह कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि हम अब दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हैं और बहुत जल्द दमिश्क पर कब्जा कर लेंगे। यही बात एर्दोगान ने भी कही है कि बहुत जल्द दमिश्क भी जाने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि मिस्र और जॉर्डन ने भी बशर अल असद से कहा है कि आप जल्द से जल्द सीरिया छोड़ दें और एक नई सरकार वहां पर निर्वासित करें। एक नई सरकार बनाने के लिए आप सीरिया को छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि सीरिया के अंदर जो भी सत्ता आएगी उसमें पूरा पूरा दखल इजराइल और अमेरिका का होगा, क्योंकि तुर्की की मदद से और इन लोगों की मदद से ही सरकार बनेगी। अब देखिए, यहां पर कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं शिया और सुन्नी वाला, कि बशर अल असद जो है ये शिया हैं और इनको शियाओं का ही समर्थन है, और ये जो विद्रोही हैं जो उनकी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सुन्नी हैं। ये प्रोपेगेंडा भी दुनिया में फैलाया जा रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट का जिम्मेदार कौन है, मिडिल ईस्ट में कैसे मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है शिया सुन्नी और दूसरे मामलों को लेकर, ये शायद लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रोपेगेंडा में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं दुनिया भर के मुसलमान। मिडिल ईस्ट की ये जंग से जुड़ी कुछ खबरें थी। अब एक और खबर मिडिल ईस्ट की बताना चाहता हूं। खबर सऊदी अरब से आ रही है। देखिए, बहुत जरूरी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश से भी और दूसरे देशों से भी बहुत सारे लोग सऊदी अरब के अंदर जॉब करने जाते हैं। भारत के बहुत सारे लोग हैं सऊदी अरब के अंदर जो जॉब कर रहे हैं। ज्यादातर लड़के जो हैं वो ड्राइविंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक लड़के को सऊदी अरब के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल पूरा मामला नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों की तस्करी करने से जुड़ा है। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं वो भी ध्यान से इस खबर को सुनें। यह बात कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैद नाम के एक लड़के को, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, सऊदी अरब के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का जैद नाम का एक लड़का सऊदी अरब जॉब करने गया। वहां पर वो ड्राइविंग करता था। 6 साल पहले वो गया था। जिस मालिक के यहां वो गया था वहां पर कुछ कहा सुनी हो गई, जॉब छोड़कर वो दूसरी जगह चला गया। दूसरी जगह वो एक पुलिस वाले की गाड़ी चलाने लगा। सऊदी अरब का एक पुलिस वाला था, उसकी गाड़ी की ड्राइविंग करने लगा। 2023 में 15 जनवरी 2023 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ नशीली दवाएं रखी थी, कुछ मादक पदार्थ रखे हुए थे, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी 2023 को गिरफ्तार करने के बाद उसको रियाद की जेल में बंद कर दिया गया। अदालतों में बात पहुंची। सऊदी अरब की अदालत ने जैद को फांसी की सजा सुनाई है। सऊदी अरब ने भारत को इन्फॉर्म किया इंटरपोल के जरिए, और उसके बाद पुलिस ने जैद के घर वालों को जाकर यह बात बताई। 15 दिन का टाइम दिया है, 15 जनवरी तक का टाइम, अपील करने के लिए या किसी और मामले के लिए जैद की फांसी की सजा के खिलाफ उसके घर वाले भारत सरकार के साथ मिलकर कुछ अपील कर सकते हैं। जैद के घर वालों ने भारत सरकार से अपील की है कि आप जैद को वापस लाएं, और भारत सरकार ने भी, खबरें आ रही हैं कि क्षमा याचना दायर की है कि इसको माफ कर दिया जाए और फांसी की सजा ना दी जाए। देखते हैं कि जैद को माफी मिलती है या फिर जैद को सऊदी अरब के अंदर फांसी पर लटकाया जाता है। सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ा गुनाह अगर देखा जाए ना, तो ये मादक पदार्थों की, नशीली दवाओं की तस्करी करना है। लेकिन पुलिस वाले की जीप चलाता था और उसी पुलिस वाले की जीप में पाया गया, खबरों के मुताबिक 7 या 10 किलो मादक पदार्थ उसकी कार में था। गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में जो चीज़ें पकड़ी गई हैं वो उसी की थी, या जिस पुलिस वाले के घर वो काम करता था वो सारी चीज़ें उसकी थी, अल्लाह बेहतर जाने। फिलहाल जैद का परिवार बहुत ज़्यादा टेंशन में है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून बहुत सख्त है वहाँ का। इस तरह की चीज़ें जब वहाँ पर होती हैं तो सख्त कानून के तहत वहाँ पर सज़ा बहुत कठिन दी जाती है।
इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।